Hello students, today we are going to study another topic of genetic series that is recombination in bacteria microbial genetics हम study कर रहे हैं. So उसमें हमने already conjugation and transformation cover कर लिया है. Next is transduction, a process of recombination in bacteria. So first जो transduction है that was discovered by Zinder and Lederberg in 1952 when they found that genes from one bacterium is transferred to another bacterium through a bacteriophage. So bacteriophage is a virus that affects bacteria. So bacteriophage जो है वो एक बैक्टीरियम से जिससे उसने कैरी किया जीन्स को उसको हमने कह दिया डोनर बैक्टीरियम, और जिसमें उसने ट्रांसफर कर दिया उसे हम कहेंगे रेसिपिएंट बैक्टीरियम. जीन्स थ्रू वायरस और थ्रू बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में गए विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ दीज टू बैक्टीरिया. सो इस केस में हमें ये जो प्रोसेस है जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और हम कह सकते हैं जीन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन. Now once bacteria affects this bacteriophage affects this bacteria. सो क्या होता है, इसका जो डीएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट विल बी पास्ड इनटू द बैक्टीरियम, और ऑलरेडी बैक्टीरियम का सपोज हम ये शो कर रहे हैं. सो आगे बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शन होता है इस वायरस का वो दो फेजेस, दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे. वन इज लिटिक फेज और लिटिक प्रोसेस आप इसे कह सकते हो, एंड सेकेंड इज लाइसोजेनिक फेज और लाइसोजेनिक प्रोसेस. जो लिटिक फेज होता है उसमें क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए इसमें एंटर कर गया एक बार, तो वो उसके बाद बैक्टीरियोफेज जो होता है जैसे ही ये डीएनए एंटर करेगा उसके बाद इस होस्ट बैक्टीरियम का जो डीएनए है दैट विल बी डाइजेस्टेड, मींस डीएनए इसका हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है. एंड जो इसका जेनेटिक कंपोनेंट होता है दैट यूजेस होस्ट मशीनरी टू सिंथेसाइज कोट ऑफ दिस वायरस. सो अल्टीमेटली ये जो होस्ट सेल होगा इसी में बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस और बनेंगे, डीएनए का इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा और बहुत सारे फेज पार्टिकल्स बना दिए जाएंगे. अल्टीमेटली ये जो सेल है इसका लाइसिस हो जाएगा एंड दीज फेज पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फॉर अ न्यू इन्फेक्शन ऑफ अनदर बैक्टीरियम. इसको हम कहेंगे लाइसिस फेज, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल है उसका लाइसिस हो जाता है. बट अगर वो लाइसोजेनिक फेज में एंटर करता है तो उसमें क्या होगा, जो इसका जीनोम होता है बैक्टीरियोफेज का, वो जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट हो जाता है इनटू बैक्टीरियल डीएनए. सपोज हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे शो कर रहे हैं. इस स्टेज को इसे हम कह देंगे प्रोफेज, वेयर वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल डीएनए. इसे हम प्रोफेज कह देंगे. और अभी देखा जाए तो ये एक इनएक्टिव फेज है, इसके बाद इस सेल का होस्ट सेल का लाइसिस भी नहीं होगा. ये जो इंटीग्रेशन है वो काफी टाइम तक चल सकता है, और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जब वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली फिर से वो भी कौन से फेज में एंटर कर जाएगा, लिटिक फेज में. जब तक वो इंटीग्रेटेड रहेगा हम उसको लाइसोजेनिक फेज कहेंगे, और इस इंटीग्रेशन जो होता है डीएनए, दोनों डीएनए का, उसको हम कह देते हैं प्रोफेज. तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज जो है वो एक होस्ट बैक्टीरियम के साथ लिटिक साइकिल भी शो कर सकता है और लाइसोजेनिक साइकिल भी शो कर सकता है. वी कैन काउंट नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं. लाइक हमें क्या करना है, विल टेक अ मीडियम प्लेट, एगार मीडियम प्लेट. तो सॉलिडिफाइड ये प्लेट है, उसमें मिनिमल मीडियम हमने लिया है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है. देन हमने उसमें एक लॉन ऑफ बैक्टीरिया हम इसके ऊपर ग्रो करवाते हैं. लॉन मीन्स आप बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हो बैक्टीरिया की कि पूरी इस प्लेट में बैक्टीरिया कॉलोनीज जो होती हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं. वी कॉल इट लॉन ऑफ बैक्टीरिया. देन अब हम इसमें एक नोन सोल्यूशन, अब एक सोल्यूशन डालेंगे जिसमें हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोफेजेस हैं. अभी हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है. हमने सपोज चूज कर लिया, डाइल्यूट कर लिया बैक्टीरियल फेजेस और बैक्टीरियोफेजेस और सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया. तो कम कॉन्सेंट्रेशन रखना होता है क्योंकि हमें काउंटिंग अगर करना है वायरल पार्टिकल्स की तो कैसे काउंट करेंगे, जहां पे भी कोई वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो वो उसके अंदर ग्रो करेगा, लिटिक साइकिल होगा, और उसके बाद वो जो बैक्टीरियल सेल है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, उसका लाइसिस हो जाएगा और सारे बैक्टीरियोफेजेस रिलीज हो जाएंगे. जो बैक्टीरियोफेजेस होंगे वो नियर बाय बैक्टीरियल सेल्स में एंटर कर जाएंगे, फिर से उनका लाइसिस होगा. इस तरह से जब बहुत सारे राउंड्स हो जाते हैं लिटिक साइकिल के, तो क्या होता है, आपको जैसे अगर सपोज हमें ये लॉन दिख रहा है, सपोज कोई पेल येलो सा कलर हमें नजर आ रहा है, तो आपको उसके बाद जहां पे भी बैक्टीरियोफेजेस का लाइफ साइकिल चल रहा है वहां आपको क्लियर
क्लियर ऐसे जोन नजर आएगा, क्योंकि ये क्या शो करेगा कि इतने एरिया के जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनका लाइसिस हो चुका है ड्यू टू रिलीज ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तो जहां जहां आपको ये क्लियर जोन्स मिलेंगे, इसका मतलब वहां वहां बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर किया और जनरेशन आफ्टर जनरेशन को रिलीज होते जा रहे हैं और नियर बाय सेल्स में वो एंटर करते जा रहे हैं। तो अब हमें जितने यहाँ पे इस तरह से क्लियर जोन्स मिलेंगी, इसका मतलब उतने फेज पार्टिकल्स, यहाँ पे पहला फेज पार्टिकल एंटर किया था, फिर उसके बाद होस्ट सेल में नए फेज पार्टिकल्स बने, फिर आगे वो मल्टीप्लाई होके बनते गए। जितने क्लियर जोन्स है, जैसे मैं कहती हूँ 4, तो इसका मतलब हमारे पास स्टार्टिंग हमने इसमें जितने डाले हैं वो कितने फेज पार्टिकल्स डाले थे, 4। जितने ज्यादा जोन्स हमें मिलेंगे उतना समझ लो कि आप सोल्यूशन के अंदर फेज पार्टिकल्स थे जिसने इस बैक्टीरियल लॉन में उन बैक्टीरियल सेल्स को इफेक्ट किया है। सो इस टेक्निक से हम काउंटिंग कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस का लिटिक साइकिल चल रहा है प्लस कितने बैक्टीरियोफेजेस थे जो हमारा स्टार्टिंग का सोल्यूशन था। Now transduction is of two types, generalized transduction and स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है, जनरलाइज का मतलब कि कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है। क्या होता है कि जब फेज पार्टिकल्स जो होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, उनकी रेप्लिकेशन हो रहा होता है और उनका कोट सिंथेसिस हो रहा होता है, तो समटाइम्स जो फेज का डीएनए है उसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे बैक्टीरियल जीन्स इनकॉर्पोरेट हुए वहां पे उसने वायरल जो जीनोम था उसको रिप्लेस कर दिया, या एडिशनल बैक्टीरियल जीन्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं। तो वो फ्यू जीन्स को भी ले सकता है और रैंडमली किसी को भी ले सकता है। तो इसका मतलब अगर वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए तो ये अब फेज पार्टिकल्स जो हैं, देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये भी हो सकता है कि बैक्टीरियल डीएनए प्लस फेज डीएनए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सारा का सारा बैक्टीरियल डीएनए ही उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फेज डीएनए को वो रिप्लेस करता है। तो हो भी सकता है, चांसेस ये हो कि इसमें सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए हो। सो रैंडमली अगर वो किसी भी बैक्टीरियल जीन को अपने साथ उसमें पैकिंग हो जा रही है तो हम इसको कहेंगे जनरलाइज ट्रांसडक्शन है, और ये वाले फेजेस को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेजेस। ये जीन्स को नेक्स्ट किसी और बैक्टीरिया में आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है कि इसमें भी इनकॉर्पोरेशन हो सकता है बैक्टीरियल जीन्स का फेज डीएनए में, पर वो तभी होता है जब बैक्टीरियल डीएनए और फेज डीएनए के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब कोई स्पेसिफिक जीन्स ही होंगे जो रिकॉम्बिनेशन और उसके लिए होमोलोगस सीक्वेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो रिकॉम्बिनेट करके क्रॉसिंग ओवर हो सकता है और ये बैक्टीरियल जीन्स जो है वो फेज डीएनए की जगह पे आ सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट होगा फेज डीएनए का। तो इस केस में हमेशा जब भी बैक्टीरियोफेज पार्टिकल की पैकिंग होगी तो उसमें हमेशा ये होगा कि फेज डीएनए भी होगा प्लस उसमें बैक्टीरियल डीएनए हो सकता है। अगर रिकॉम्बिनेशन से रिप्लेसमेंट हुआ तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा बैक्टीरियल डीएनए होगा, क्योंकि ये श्योरिटी देना बहुत मुश्किल है कि सारा बैक्टीरियल डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेट कर सकता है, उसके साथ क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। कुछ जीन्स होंगे जो कर सकते होंगे, वही उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे रैंडमली वो पिक कर रहा है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, जस्ट एक इंट्रोडक्शन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जा रहे हैं और रैंडमली उसमें ऐड हो जा रहा है या रिप्लेस हो जा रहा है। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे जनरलाइज्ड, लेकिन जिसमें रिकॉम्बिनेशन के थ्रू एंट्री होती है बैक्टीरियल जीन्स की इनटू द वायरल क्रोमोसोम जो भी है डीएनए, तो उसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। Now phages can also be of two types. Phages को हम sometimes term देते हैं temperate phages और virulent phages. Temperate phages उसे कहा जाता है जो या तो होस्ट में जाके लिटिक साइकिल दे सकता है या फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल भी दे सकता है। मीन्स उसका इंटीग्रेशन हो सकता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में या फिर वो डायरेक्टली लिटिक साइकिल दे सकता है। बट अगर टर्म दिया है virulent phages तो ये हमेशा ही लिटिक साइकिल देगा। सो विरुलेंट का मतलब कि वो हमेशा इन्फेक्शन कॉज करेगा और बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करेगा। लेकिन टेम्परेट फेजेस जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट भी हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकता है, तो वो लाइसोजेनिक फेज हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइसोजेनिक के बाद वो लिटिक में एंटर कर जाए या वो स्टार्टिंग में भी लिटिक हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, टेम्परेट एंड विरुलेंट। नाउ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन अगर हम देखें तो ये विरुलेंट फेजेस भी शो कर सकते हैं कुछ, और कुछ टेम्परेट फेजेस भी शो कर सकते हैं। सो विरुलेंट और टेम्परेट जस्ट लाइसिस साइकिल के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया है।
कुछ विरुलेंट फेजेस ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं फॉर जेनेटिक स्टडीज। अगर हम जीन मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे कि कैसे जीन ट्रांसफर होता है बाय ट्रांसडक्शन, उसमें सबसे कॉमन है ई कोलाई फेज 1, सैल्मोनेला फेज 22 एंड बैसिलस सबटिलिस फेजेस पीबीएस 1 एंड एसपी10। ये मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड विरुलेंट फेजेस हैं जिनको हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्टडी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो विरुलेंट फेजेस हैं वो जनरलाइज ट्रांसडक्शन शो करेंगे। ट्रांसडक्शन बहुत ही कम फेजेस हैं जो शो करते हैं। कई बार कुछ फेजेस ऐसे होते हैं कि जब वो अपना जीनोम एंटर करते हैं होस्ट बैक्टीरियल सेल में, तो वो होस्ट बैक्टीरियम का जो डीएनए है उसको हाइड्रोलाइज नहीं करते। कई फेजेस ऐसे होते हैं कि जो एंटर करते हैं सबसे पहले उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन वो अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद पैकिंग होगा। तो अगर डीएनए होस्ट का ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड होगा तो उसके इनकॉर्पोरेशन के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरा ये भी है कि कई फेजेस का जो मशीनरी है वो बहुत ही एडवांस्ड है कि वो होस्ट के जो हाइड्रोलाइज्ड फ्रेगमेंट्स होंगे उनको इनकॉर्पोरेट नहीं होने देते। सो आपके पास जो ट्रांसडक्शन, जो ऐसे फेजेस, जो ट्रांसड्यूसिंग फेजेस हम कह रहे हैं, जो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं बैक्टीरियल जीन्स को रैंडमली, उनके जो इनकॉर्पोरेशन है उसके चांसेस बहुत बहुत कम है। सो कुछ फेजेस हैं विरुलेंट जो हमें मिलते हैं और जो क्या शो कर सकते हैं, जनरलाइज ट्रांसडक्शन शो करते हैं। अब सपोज ये जो फेजेस हैं उन्होंने बैक्टीरियल जीन्स को कैरी किया और वो नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल को जाके इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल में जब वो इन्फेक्ट करेंगे तो वो अपना जीनोम रिलीज करेंगे इनटू द होस्ट बैक्टीरियल सेल। तो कई बार वो जो जीनोम होता है वो बैक्टीरियल सेल में इंटीग्रेट नहीं होता, कई बार वो साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है। वो इंटीग्रेशन हो भी सकता है, मतलब वो प्रोफेज भी बना सकता है, वो टेम्परेट साइकिल भी शो कर सकता है, वो विरुलेंट भी शो कर सकता है। समटाइम्स वो जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है और अपना एक्सप्रेशन दे सकता है। तो ऐसे जो होते हैं सेल्स जिसमें ये ट्रांसडक्शन हुआ उनको हम एबॉर्टिव ट्रांसड्यूसेंट्स कहते हैं। ट्रांसड्यूसेंट्स हम उन्हें कह रहे हैं जिसमें जो बैक्टीरियल सेल एक तरह से रिसीव कर रहा है डीएनए और जीन्स ऑफ अनदर बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफेज। जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया हुआ जिसमें एक फेज जो है किसी और बैक्टीरियल सेल के जीन्स कैरी करके लेके जाएगा, उनको हम, उसमें अगर वो ट्रांसफर हो गया तो उसको हम ट्रांसड्यूसेंट्स कहते हैं। ट्रांसड्यूसेंट्स को हम एबॉर्टिव इसलिए कह रहे हैं कि वो जो जीनोम है वो आगे बैक्टीरियल, उस होस्ट सेल के बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। अगर वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो वो उसी के जीन का बन जाएगा। मतलब अगर आपके पास, हम कह रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल है जो डोनर है और ये बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट करता है, तो उसके बाद ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियम से सपोज ये जीन लेके गया और अब जब ये बैक्टीरियोफेज एक और बैक्टीरियल सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा तो यही जीन वो इस बैक्टीरिया को दे देगा। अगर तो वो उसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता तो इसका मतलब इसके जीनोम में ये जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया के जीनोम में एक और किसी और बैक्टीरिया का जीन आ गया तो हम इसको ट्रांसड्यूसेंट कह रहे हैं। ऐसे बैक्टीरियल सेल्स, रेसिपिएंट सेल्स जिसमें किसी और बैक्टीरिया का जीन इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तभी तो हम रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस मान रहे हैं कि मतलब बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल से जीन को उसके इसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो ट्रांसड्यूसेंट वर्ड यूज किया। बट सपोज अगर इस बैक्टीरियोफेज ने रिलीज किया और वो इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ लेकिन वो यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो आपके पास ट्रांसड्यूसेंट तो फिर भी बना क्योंकि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर वो जीन आ गया, लेकिन वो प्रॉपर ट्रांसड्यूसेंट नहीं हुआ। हम वर्ड क्या यूज करेंगे उसके लिए, एबॉर्टिव ट्रांसड्यूसेंट। अगर तो डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो हम कहेंगे नॉर्मल ट्रांसड्यूसेंट हुआ और अब हम कहेंगे प्रोसेस कंप्लीट हुई, जिसमें डीएनए या जीन का ट्रांसफर हुआ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू बैक्टीरियोफेज। बट अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ और साइटोप्लाज्म में रह गया तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एबॉर्टिव ट्रांसड्यूसेंट। सो नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिसमें मोस्टली जो कैरी आउट की जाती है बाय टेम्परेट फेजेस। टेम्परेट फेजेस वो थे जो लिटिक साइकिल भी शो कर सकते हैं आगे और लाइसोजेनिक साइकिल भी शो कर सकते हैं। सो जनरली टेम्परेट फेजेस वो होते हैं जिसमें जो भी बैक्टीरियोफेज होता है अगर वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कर रहा है तो इसका जो जीनोम होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है इनटू बैक्टीरियल जीनोम। सपोज यहाँ हम शो कर रहे हैं और इस क्रोमोसोम को अब हम नाम दे देंगे प्रोफेज। प्रोफेज जिसमें जो वायरल जीनोम होता है वो इंटीग्रेटेड होता है इनटू बैक्टीरियल जीनोम। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हम कह देंगे, इसको कह देंगे हम प्रोफेज, और इस सेल, इस फेज को हम कह देंगे लाइसोजेनिक फेज और सिंपली लाइसोजेनी हम कह सकते हैं। सो टेम्परेट फेजेस जनरली स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन तब शो करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर, इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज बाय साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन।
मतलब स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि वायरल जीनोम में भी होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, और जो बैक्टीरियल जीनोम है, क्रोमोसोम है, उसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इसमें होता है और ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। नॉर्मली तो वो प्रोफेज स्टेज में ही रहता है काफी टाइम तक, और जिस टाइम पे वो वायरल जीनोम इसमें इंटीग्रेटेड है या प्रोफेज स्टेट है, ये जो बैक्टीरियल सेल होता है दैट इज इम्यून टू सेकेंडरी इन्फेक्शंस बाय सेम वायरस। एक अगर इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है तो इसमें अब फर्दर किसी और वायरस का इन्फेक्शन, सेम मतलब वायरस का एक और मेंबर का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब ये जो स्टेज है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी मेंटेन की जा सकती है, मतलब जो वायरल जीनोम है वो आगे रेप्लिकेट कर सकता है विद बैक्टीरियल, क्योंकि ये जो वायरल जीनोम है, दिस वायरल जीनोम इज कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। ऑटोनॉमस का मतलब कि जब वो फ्री फॉर्म में है तो वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। प्लस इट कैन शो इंटीग्रेटेड रेप्लिकेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब कि जब वो इंटीग्रेटेड स्टेज में होगा तब भी वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ साथ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल में जा सकता है। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन लाइसोजेनिक फेज मेंटेन किया जा सकता है, प्रोफेज ऐसा ही रहेगा। 2 टाइप की रेप्लिकेशन पॉसिबल है। अब रेयरली कभी ऐसा भी होता है कि अब ये जो लाइसोजेनिक फेज है इससे बैक्टीरियो फेज जो होता है वो एंटर कर जाता है लिटिक फेज में। लिटिक फेज में तभी एंटर कर सकता है जब वो प्रोफेज स्टेट से बाहर चला जाए, दैट मीन्स वायरल जीनोम का एक्सीजन होना चाहिए फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो लिटिक फेज में एंटर करने के लिए एक्सीजन हो जाएगा वायरल जीनोम फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अगेन जैसे हमने इंटीग्रेशन पढ़ा साइट स्पेसिफिक होता है, वैसे जो एक्सीजन है वो भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से होता है, मतलब रैंडमली ऐसे वो कट नहीं करेगा, अगेन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करके वो रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर वो एक बार रिमूव हो गया उसमें से तो फिर वो ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन कर सकता है और उसके बाद वो लिटिक फेज में एंटर करेगा, तो इस होस्ट सेल का लाइसिस हो जाएगा। और अपने साथ जब वो यहाँ से एक्सीजन होता है तो समटाइम्स वो अपने साथ बैक्टीरियल जीन्स को अपने साथ ले जाता है। और दूसरा ये कि जब उसकी नई सिंथेसिस हो रही होती है तो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू भी जो कुछ जीन्स हैं बैक्टीरियल जीन्स वो उसके डीएनए में रिप्लेस कर दिए जा सकते हैं और आगे वो उसको किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसड्यूस कर सकता है। तो ये भी जो अपने साथ बैक्टीरियल जीन्स को लेके जाएगा उसको हम ट्रांसड्यूसिंग कह देंगे। अगर वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन से बना है तो हम कह देते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेजेस, लेकिन अगर वो जर्नलाइज से बना है तो उसे हम जर्नलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेजेस कह देते हैं। सो ये ऐसे वायरल पार्टिकल्स हैं जो एक बैक्टीरिया से जीन्स को कैरी करके दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। Now these chromosomes of specialized transducing viruses को हम एक और टर्म देते हैं, they are also known as a type of genetic elements, episomes. Generally specialized transducing viruses जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं या जब वो अपना डीएनए ऐड करते हैं तो जनरलाइज्ड में हमने ये पढ़ा था कि जनरलाइज्ड में जो भी वायरस होगा ट्रांसड्यूसिंग वायरस वो अपना जो डीएनए है वो रेसिपिएंट क्रोमोसोम में ऐड करेगा थ्रू रिकॉम्बिनेशन, वो ऐड कर सकता है। अगर हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग वायरस की बात करें तो ये एक तो इसका फेज डीएनए हो गया खुद का, प्लस इसमें डोनर डीएनए जिसका वो कैरी कर रहा है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया में आगे वो उसको ऐड कर सकता है। तो आपके पास कई बार हम कहते हैं क्योंकि कुछ जीन्स ऐड हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पार्शियली डिप्लॉइड ट्रांसड्यूसेंट्स हमारे पास बन सकते हैं। डोनर डीएनए को और अपने फेज डीएनए को वो ऐड कर सकता है, डोनर डीएनए को वो ऐड कर देता है तो एक्स्ट्रा जीन्स ऐड हो गए तो हम इसे कहेंगे पार्शियली डिप्लॉइड, हमें ट्रांसड्यूसेंट्स मिलते हैं। जनरली जो डोनर बैक्टीरिया होता है और एक हमारे पास जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, कई बार जो डोनर डीएनए डोनर बैक्टीरियम होता है उसको एक्सोजिनोट कह दिया जाता है और रेसिपिएंट बैक्टीरियम को एंडोजिनोट हम कह देते हैं। सो ट्रांसडक्शन प्रोसेस में हम आगे जीन मैपिंग स्टडी करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कौन से जीन्स ट्रांसफर हुए जीन मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट इज जीन मैपिंग ऑफ द वायरल जीन। सपोज हमारे पास दो बैक्टीरियोफेजेस हैं, उनका जीनोटाइप हमें दे रखा है H पॉजिटिव R नेगेटिव, दूसरा है उसका है H नेगेटिव R पॉजिटिव, तो हम इनको पेरेंटल जीनोटाइप्स कह सकते हैं। अब हम सपोज स्टडी कर रहे हैं कि इनकी क्रॉसिंग की गई तो आपके पास रिकॉम्बिनेशन के बाद आपके पास डिफरेंट जीनोटाइप्स बनेंगे। एक तो यही पेरेंट का बनेगा
दूसरा भी यही पेरेंट का बनेगा, बट रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास और डिफरेंट क्या बन सकता है, H पॉजिटिव R पॉजिटिव या H नेगेटिव R नेगेटिव। तो अगर ये दो हैं तो इन्हें तो हम कहेंगे ये पेरेंटल हैं, लेकिन ये दो अगर बनते हैं तो इनको हम कह देंगे दे आर एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप्स। जो पेरेंटल जीनोटाइप्स है उनको आप नॉन रिकॉम्बिनेंट कह सकते हो या फिर हम इनको कह सकते हैं पेरेंटल। ना सपोज आफ्टर क्रॉस हमारे पास ये डेटा गिवन है, H पॉजिटिव R नेगेटिव जो पेरेंटल है 34, H नेगेटिव R पॉजिटिव वो भी पेरेंटल है 42, और दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हमें 12 मिले हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि टोटल कितना है, टोटल हमारे पास आ गए 100। अब हमें रिकॉम्बिनेशन अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। कितना आपको टोटल आगे प्रोजेनी मिला है, तो आपके पास नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास कितने हैं, जस्ट 12 + 12 12 + 12, और टोटल प्रोजेनी हमारे पास कितनी आ गई है 100, तो दैट मीन्स 24/100। अगर हम परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो आपके पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 24%। एंड दिस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टेंस जीन्स के बीच में कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो जीन्स थे वो H और R थे, तो H और R के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इतना है, दैट मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 24 यूनिट्स है।